जो भी एस्पिरेंट्स दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं एसएससी सीपीओ की एक ऐसी शानदार स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाला हूं, जिस स्ट्रैटेजी को अगर आपने फॉलो कर लिया तो आप लोग सिलेक्शन के बहुत पास पहुंच जाओगे। एसएससी सीपीओ के अंदर वैसे तो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में नौकरी लगती है, जैसे कि सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में नौकरियां लगती हैं। बट फिर भी जो मोस्ट डिमांडेड नौकरी और जो मोस्टली एस्पिरेंट्स का एम रहता है वो रहता है दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर, खाकी वर्दी और कंधे पर 2 सितारे। तो जो भी लोग एसएससी सीपीओ को क्रैक करके इन डिपार्टमेंट्स में नौकरी चाहते हैं, और मेन एस्पिरेंट्स तो सभी का एम यही रहता है दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर, तो जो लोग भी दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं इस वीडियो को देख लो। इसमें मैंने कोशिश करी है कि सारी बेस्ट चीज़ें बताई जाएं, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को यूज़ करके, जो जो आप लोगों के डाउट्स थे सबको यूज़ करके सब सारी क्वेरीज को इसमें डाला है, और एक ऐसी स्ट्रेटजी और ऐसा स्टडी प्लान बना दिया है कि अगर आपने इसको फॉलो कर लिया तो आपको सिलेक्शन से कोई रोक नहीं पाएगा। मैंने एसएससी सीपीओ के फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रीलिम्स में 200 में से 172 नंबर स्कोर किए थे, और सीजीएल के फर्स्ट रन में जो मेरा एम था, जो मेरी फर्स्ट पोस्ट प्रेफरेंस थी, जो मेरे को चाहिए थी, वो पोस्ट मुझे मिल गई थी, दोनों ही फर्स्ट अटेम्प्ट से ही। सीपीओ में मैं प्रीलिम्स के बाद बाकी के स्टेप्स में नहीं गया था, क्योंकि मेरा जो एम था सीजीएल में मुझे वही चाहिए था, मेरा मेन एम वही था, बट फिर भी मैंने सीपीओ में भी बहुत अच्छा स्कोर किया था। सीपीओ के बारे में अगर आपको और बहुत ज़्यादा नॉलेज चाहिए तो उसके लिए एक अलग से वीडियो है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, मेरी वीडियो, उसमें मैंने सीपीओ के बारे में सब बता रखा है, आप वो वीडियो देख लेना। बट आज की वीडियो में हम स्टडी प्लान ही डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको ब्रीफ में एक बार इसका एग्जाम पैटर्न बता देता हूँ। सबसे पहले टीयर 1 होता है, जो लोग टीयर 1 को प्रीलिम्स को क्वालिफाई करते हैं वो लोग पीईटी पीएसटी यानी कि फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट देते हैं। जो लोग उसको क्वालिफाई कर लेते हैं वो लोग टीयर 2 यानी कि मेंस देते हैं। उसके बाद आपका मेडिकल होता है और फिर आपको आपकी नौकरी मिलती है। तो सबसे पहले जो टीयर 1 होगा, टीयर 1 में आपके 4 सेक्शन आते हैं, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके। हर सेक्शन में से 50-50 सवाल आते हैं और हर सवाल एक एक नंबर का होता है। 50 नंबर की मैथ्स, 50 नंबर की रीजनिंग, 50 नंबर की इंग्लिश और 50 नंबर की जीके। टोटल पेपर में 200 सवाल और 200 नंबर का पेपर। टोटल पेपर 2 घंटे का। नेगेटिव मार्किंग होगी 0.25 मार्क्स की, यानी कि सवाल गलत हो गया तो 0.25 मार्क्स काट दिए जाएंगे। अब इसमें एक छोटा सा चेंज हो गया, पहले पैटर्न में और अब के पैटर्न में एक चेंज है। पहले क्या था, 2 घंटे मिल गए, चारों सेक्शंस खुले हैं, कोई भी सेक्शन अटेम्प्ट करो। अब सेक्शनल वाइज टाइमर हो गया, हर सेक्शन का आधा घंटा मिलेगा। 30 मिनट ही मैथ्स के, 30 मिनट ही रीजनिंग के, 30 मिनट इंग्लिश के, 30 मिनट ही जीके के। ये थोड़ा सा ट्रिकी हो गया, इसलिए हमें अपनी स्ट्रैटेजी में और अपने स्टडी प्लान में कुछ चेंजेस करने की जरूरत है। जो 30 मिनट मैथ्स के मिले हैं उस 30 मिनट में ही मैथ्स कर सकते हो, 30 मिनट होती है सेकंड सेक्शन। जो 30 मिनट रीजनिंग के हैं उसी 30 मिनट में ही रीजनिंग कर सकते हो, फिर अगला सेक्शन। ऐसे नहीं कर सकते कि बीच में किसी और सेक्शन में चले गए, पूरे 30 मिनट आपको उसी एक ही सेक्शन को ही देने हैं। अब अगर आप इसको क्वालिफाई करोगे, स्ट्रैटेजी में डिस्कस करता हूं अभी, बट पहले एक बार आपको पैटर्न बता दूं। इसको क्वालिफाई करोगे तो आप फिजिकल टेस्ट में जाओगे, फिजिकल टेस्ट क्वालिफाई करोगे तो मेंस में जाओगे। मेंस में सिर्फ इंग्लिश आती है, मेंस भी 2 घंटे का होता है, 200 सवाल होते हैं, हर सवाल 1 नंबर का, 200 नंबर का पेपर होता है मेंस का, और सिर्फ इंग्लिश ही आती है आपकी मेंस में। तो आपकी इस पेपर के लिए ये तो जाहिर सी बात है कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो इंग्लिश ही है। वैसे तो सारे सेक्शन इंपॉर्टेंट है, बट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंग्लिश है। बाकी सेक्शंस क्यों इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको अभी बताऊंगा। साथ में फिजिकल बड़ा ज़रूरी है, तो जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं ना, फिजिकल का ध्यान रखना कि एक तो जो फिजिकल स्टैंडर्ड्स हैं वो आपके कंप्लीट होने चाहिए, एक जो फिजिकल टेस्ट है वो आप कर पाओ। मेल्स के लिए मिनिमम हाइट होनी चाहिए 170 सेंटीमीटर, और मिनिमम चेस्ट होनी चाहिए 80 सेंटीमीटर विद 5 सेंटीमीटर ऑफ एक्सपेंशन, यानी कि एक्सपैंड होकर 85 हो जाए। फीमेल्स के लिए मिनिमम हाइट होनी चाहिए 157 सेंटीमीटर। साथ ही में रनिंग, हाई जंप, लॉन्ग जंप और शॉर्ट पुट भी होता है। ये आपको जब आपका टीयर 1 क्लियर हो जाएगा उसके बाद आपका फिजिकल होगा। तो जो लोग टीयर 1 की तैयारी कर रहे हैं वो लोग साथ साथ फिजिकल की भी तैयारी करते चलना। अब देखो, अगर आप लोग सीपीओ को सीजीएल, सीएचएसएल, बाकी एसएससी के पेपर से कंपेयर करोगे तो कहीं ना कहीं इसका रिटर्न क्लियर करना इजी है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, देखो, एक तो सीपीओ के एस्पिरेंट्स ना सीजीएल और सीएचएसएल के एस्पिरेंट्स से कम मिलेंगे, जो इनका नंबर है वो कम है, बट चलो फिर भी हम मान लेते हैं कि सीरियस एस्पिरेंट अगर दोनों में बराबर हैं भी तो भी कोई बात नहीं। जिन लोगों ने टीयर 1 क्वालिफाई करा वो लोग फिजिकल में जाएंगे। अब इसमें बहुत सारे तो ऐसे होंगे जो फिजिकल देने ही नहीं जाते, जो लोग टीयर 1 तो दे दिया बट फिजिकल देने ही नहीं जाएंगे। फिर जो लोग फिजिकल देने जाते हैं उसमें बहुत सारे फिजिकल में रिजेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि कुछ के तो जो स्टैंडर्ड्स है, किसी की हाइट कम होगी, किसी की चेस्ट कम होगी, किसी को कोई दिक्कत होगी और कोई क्लियर ही नहीं कर पाएगा। तो जो लोग मेंस तक पहुंचेंगे ना उनकी संख्या बहुत कम हो जाएगी। जिन लोगों ने टीयर 1 दिया था, जिन लोगों ने फॉर्म भरा था, एक तो उससे बहुत कम लोग पेपर देने ही आए। फिर बहुत सारे लोग फिजिकल में आउट हो गए, तो टीयर 2 तक पहुंचते पहुंचते बहुत कम एक्सपीरियंस हो जाते हैं। तो कंपटीशन कहीं ना कहीं कम है, रिटर्न पेपर को क्रैक करना कहीं ना कहीं ईजी है सीजीएल और सीएचएसएल से। बाकी हाँ, फिजिकल मेडिकल तो अगर कंपेयर करें तो सीजीएल सीएचएसएल से मुश्किल है। अब टीयर 2 में आपकी इंग्लिश आ रही है, इंग्लिश को सबसे ज़्यादा फोकस करना है क्योंकि मेन मेरिट इंग्लिश पर बन रही है, बट निगलेक्ट कुछ भी नहीं करना।
क्योंकि टीयर 1 जो क्वालिफाइंग इन नेचर है उसके अंदर चारों सेक्शन है और सबसे बड़ी समस्या अब ये हो गई है कि सेक्शनल वाइज टाइमर हो गया है। तो इस समय पर उसको कहीं ना कहीं फायदा हो गया जो मैथ्स में थोड़ा सा स्ट्रांग है। देखो इंग्लिश के 50 सवाल करने में 10 से 15 मिनट लगते हैं बस, तो 30 मिनट बहुत ज़्यादा है इंग्लिश के लिए। जीके के 50 सवाल करने में भी 5 से 10 मिनट लगते हैं, उसके लिए भी 30 मिनट बहुत ज़्यादा हैं। बात आती है सारी रीजनिंग में और मैथ्स में। रीजनिंग और मैथ्स में 30 मिनट में 50 सवाल करना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि सवाल कैलकुलेटिव भी आता है, सवाल ट्रिकी भी आता है, कुछ मुश्किल सवाल आएंगे, कुछ ईजी सवाल आएंगे। तो हमें क्या स्ट्रेटेजी अपनानी है? पहले क्या होता था, पहले तो एक सेक्शन से जो टाइम बचा वो दूसरे सेक्शन में यूटिलाइज हो गया। अब हमें क्या स्ट्रेटेजी अपनानी है? मेन स्ट्रेटेजी तो रीजनिंग और मैथ्स में अपनानी है ना टीयर 1 में। पढ़ाई की स्ट्रेटेजी भी डिस्कस करूंगा, अभी मैं पेपर अटेम्प्ट की स्ट्रेटेजी बता रहा हूं कि पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है, फिर पढ़ाई कैसे करनी है वो बताऊंगा। आपको मेन मैथ्स और रीजनिंग में ध्यान देना है। आपका जो सवाल एक बारी में होता जाए ना, आपको सवाल दिखा, आपको सवाल आता है, आपने कर दिया, आपसे हो रहा है 10 सेकंड में, 15 सेकंड में, 20 सेकंड में, बहुत बढ़िया करो। जो सवाल ऐसे लगे ना कि इसमें अटक रहे हैं हम, ये मेरे से हो नहीं पाएगा, ये मैंने कभी देखा नहीं, ये सवाल मैंने पहली बार देखा रीजनिंग का, मैथ्स का, ये सवाल कैलकुलेटिव है, जिसमें भी आपको डाउट लग रहा है उसको स्किप कर दो, उसको बाद में देखेंगे। जो शुरू के 30 मिनट है उन 30 मिनट में सबसे पहले वो सवाल करो जो सवाल देखते ही हो रहा हो। सवाल देखा, अरे हाँ यार ये तो मैंने किया हुआ है, तो मेरे को आता है, वो करो। उससे बहुत सारे फायदे हैं। एक तो कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। मान लो आपने शुरू के 10 मिनट में 20 सवाल कर डाले, आपने जो 10 सारे सवाल तो मुश्किल नहीं होंगे, सारे तो कैलकुलेटिव नहीं होंगे, बहुत सारे सवाल तो ऐसे भी होंगे ना जो देखते ही हो जाएंगे 10 सेकंड में, 15 सेकंड में। तो अगर शुरू के 10 मिनट में 15-20 सवाल कर दिया आपने, तो कॉन्फिडेंस कितना बूस्ट हो जाएगा आपका? कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया तो बाकी के सवाल भी कर पाओगे। और वहीं शुरू के 10 मिनट में मुश्किल सवालों में फंसे रह गए और 7-8 ही सवाल हो गए, तो पूरा कॉन्फिडेंस गया, पूरी बैंड बज गई, बाकी के सवाल भी बिगड़ जाएंगे। जो इजीली सवाल होने वाले थे, जो 15 सेकंड वाला सवाल था, उस सवाल को करने में 2-2 मिनट लग जाएंगे। फिर जब वो एग्जाम प्रेशर में जब कॉन्फिडेंस गिरता है ना, वो बहुत ज़्यादा खराब कर देता है चीज़ें। मेरे साथ हुआ था जब मैं सीजीएल का पेपर दे रहा था। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है रीजनिंग में और मैथ्स में। अब बात कर लेते हैं स्ट्रेटेजी की। सबसे पहले इंग्लिश की बात करते हैं, क्योंकि इंग्लिश ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसके लिए। इंग्लिश इंपॉर्टेंट सब है, बट इंग्लिश ही मेंस में आ रहा है, तो इंग्लिश पर फोकस करना है। इंग्लिश में 3 सेक्शंस हैं, ग्रामर, वोकैबुलरी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। कहीं कोचिंग लगा सको तो लगा लेना, अगर आपके पास इतना समय हो कि आप कोचिंग लगा सको तो लगा लेना किसी भी टीचर के पास। आपको इंग्लिश के मेजर चैप्टर्स ग्रामर के मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। आपने चैप्टर वाइज अपनी कोचिंग से पढ़ना है, एक समय पर एक ही चैप्टर। एक चैप्टर पढ़ा कोचिंग से, उस चैप्टर के नोट्स बनाए। मैंने भी इंग्लिश के नोट्स बनाए थे जब मैं अपनी प्रिपरेशन करता था। ये मेरा इंग्लिश का नोट्स का रजिस्टर है। एक साइड से मैंने ग्रामर के नोट्स बना लिए थे, एक साइड से मैंने वोकैबुलरी के नोट्स बना लिए थे। इसमें नोट्स में आपको इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, इंपॉर्टेंट ट्रिक्स, इंपॉर्टेंट रूल्स, ये सब नोट डाउन करने होते हैं। अब आपने एक चैप्टर पढ़ लिया कोचिंग से, उसी चैप्टर के एक समय पर एक ही चैप्टर पढ़ना है। वो चैप्टर खत्म होगा तो दूसरा चैप्टर उठाएंगे। एक चैप्टर पढ़ा, उसके नोट्स बनाए, अब उसकी प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस कहाँ से करनी है? एक किताब तो ले लेनी है, नीतू सिंह वॉल्यूम 1। नीतू सिंह मैडम की किताब आती है, नीतू सिंह वॉल्यूम 1, उसका हिंदी वर्जन ले लो। जो चैप्टर कोचिंग से पढ़ा वो चैप्टर नोट्स बनाए, वही चैप्टर उस किताब से पढ़ा, उस किताब में रूल्स पढ़ने को मिलेंगे, उसको रीड करो। फिर उस चैप्टर के एंड में कुछ सवाल हैं प्रैक्टिस के, वो आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद सिर्फ इतनी प्रैक्टिस से आपकी बात नहीं बनेगी, उसके बाद एक और किताब ले लेना प्रैक्टिस के लिए, कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की किताब ले लेना प्रैक्टिस के लिए। जब मैंने प्रैक्टिस करी थी, मैं एक तो नीतू सिंह मैडम की किताब से पढ़ा था, एक किताब आती थी मिरर ऑफ कॉमन एरर, पीले रंग का कवर होता था, लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में सारी किताबों के। एक एक किताब थी, प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2। बट आप लोग कोई भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की किताब ले लेना, सारी किताबें एक बराबर है, कोई फर्क नहीं है। अगर आपके पास ऑलरेडी कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की किताब है तो आप लोग उससे पढ़ लेना, बट नीतू सिंह मैडम की किताब जरूर ले लेना, क्योंकि वो बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उस किताब को आपकी जो 6 महीने की तैयारी, देखो जनरली इन पेपरों की तैयारी 6 महीने में हो जाती है। अगर आप लोग 6-7-8 घंटे दिन के सीरियसली पढ़ो तो 6 घंटे में आराम से आप तैयारी करके एक अच्छी नौकरी ले सकते हो। तो जो 6 महीने का पूरा कोर्स है ना आपकी तैयारी का, इसमें आपकी तैयारी 3-4 महीने में हो जाएगी, फिर 1-2 महीने में रिवीजन हो जाएगी, टोटल 6 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। 6 महीने में अगर आप 6-7 घंटे पढ़ो, नीतू सिंह मैडम की इंग्लिश की किताब कम से कम 5 से 6 बार पढ़नी है। और जब तैयारी कर रहे हैं तो टीयर 1 टीयर 2 दोनों की तैयारी साथ साथ करते चलो। फिर जब आपका फिजिकल क्लियर हो जाएगा, फिर आप जब टीयर 2 की तैयारी करोगे, वो तो एक किस्म से आपकी सिर्फ रिवीजन होगी। जो आप टीयर 1 की तैयारी कर रहे हो उस समय ऐसी तैयारी करो कि दोनों की तैयारी हो रही हो, ताकि फिजिकल के बाद या टीयर 1 के बाद जो आप टीयर 2 की तैयारी कर रहे हो वो पूरा का पूरा टाइम रिवीजन के लिए हो। अब आपने चैप्टर कोचिंग से पढ़ लिया, उसके नोट्स बना लिए, उसको आपने प्रैक्टिस कर लिया नीतू सिंह मैडम की किताब से, और फिर उसको प्रैक्टिस कर लिया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। इसके बाद जो आप मॉक टेस्ट लगाओगे, इनिशियली जब आप इनिशियल बिल्कुल बिगिनर्स हो, डेली का एक मॉक टेस्ट लगाओ, धीरे धीरे मॉक टेस्ट की फ्रीक्वेंसी बढ़ाते चलो, मॉक टेस्ट से तैयारी होगी। अब वोकैबुलरी और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इन दोनों की तैयारी होगी साथ साथ। वोकैबुलरी के लिए कोई भी एक किताब ले लो, किसी भी एक किताब से वोकैबुलरी पढ़ लो, या नीतू सिंह मैडम की किताब में भी वोकैबुलरी है।
रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए प्रैक्टिस करनी है। आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट, आप जो मॉक टेस्ट लगाओगे आपको मॉक टेस्ट तो लगाना ही है, उससे आपकी प्रैक्टिस होती चलेगी। साथ में थोड़ी सी रीडिंग की हैबिट बनाओ, रीडिंग करोगे उससे आपकी वोकेबलरी भी इंप्रूव होगी, आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी इंप्रूव होगी। लाइफ में कोई भी नया वर्ड सीखने को मिले, कोई भी नया वर्ड अगर कभी देख रहे हो, उसका मीनिंग सर्च करो, उसका मतलब सर्च करो, और हमारी वोकेबलरी की प्लेलिस्ट में जाओ। ईशा मैडम ने पढ़ा रखी है वोकेबलरी, वहां से वोकेबलरी पढ़ना समझ में आएगा आपको कि वोकेबलरी को पढ़ना कैसे होता है। ईशा मैम ने डेली लाइफ से रिलेट करके वोकेबलरी पढ़ा रखी है, आपको पढ़ने में मजा आ जाएगा। और आप भी आगे फ्यूचर में कभी भी कोई नया वर्ड देखोगे ना, आप खुद भी उसको डेली लाइफ से रिलेट करने लगोगे, रटना नहीं पड़ेगा। कितने वर्ड रट लोगे यार, रटने की कोई लिमिट है ही नहीं। समझोगे, जितना समझ के काम करोगे उतना अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो उस तरीके से आपको वोकेबलरी और रीडिंग कॉम्बिनेशन पढ़नी है। बाकी मॉक टेस्ट का मैंने आपको बता ही दिया है। मॉक टेस्ट जब आप लगाओगे तो उसमें भी बहुत सारे नए वर्ड सीखने को मिलेंगे। उन नए वर्ड्स की वोकेबलरी, उनका मतलब समझो, उनको डेली लाइफ से रिलेट करो, और वोकेबलरी की भी कोशिश करो काफी वर्ड्स अपने नोट्स के रजिस्टर में नोट डाउन करो, क्योंकि जब एंड के दिनों में इसको रिवाइज करोगे तो आपके लिए बहुत काम आएगा। अब बात कर लेते हैं बाकी के सेक्शंस की। सबसे पहले जीके की बात कर लेते हैं, क्योंकि जीके को बहुत ज्यादा समय नहीं देना है। जीके के लिए आप लोग 2 किताब ले लेना, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की किताब ले लेना एमसीक्यू बेस्ड, और एक वन लाइनर किताब ले लेना। इन दोनों किताबों को रीड करते चलना, कुछ रटना नहीं है, कुछ याद करने की कोशिश नहीं करनी, सिर्फ रीड करना है। जो 5-6 महीने की तैयारी है, इस 5-6 महीने में इन किताबों को 3 से 4 बार रीड कर लो, आपके लिए सफिशिएंट है। प्लस करंट अफेयर्स पढ़ने होंगे, वो पढ़ेंगे आखिरी के दिनों में, पेपर से 15-20 दिन पहले पढ़ेंगे पीछे के 2-3 साल के करंट अफेयर्स यूट्यूब वीडियो से। 6 मंथली वीडियोस आती हैं यूट्यूब पर, उसमें 6-6 महीने के करंट अफेयर्स होते हैं। जैसे पहले 6 महीने के, फिर अगले 6 महीने के, उनको डबल की स्पीड पर करके देखेंगे, 10 से 15 दिन में करंट अफेयर इजीली हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं मैथ्स और रीजनिंग की, क्योंकि अब जिन लोगों की मैथ्स और रीजनिंग स्ट्रांग है ना, वो उनको फायदा हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ 30 ही मिनट मिल रहे हैं मैथ्स के और 30 ही मिनट मिल रहे हैं रीजनिंग के। कुछ काफी हद तक पेपर कैलकुलेटिव भी आने के चांसेस हैं सीपीओ का, हो सकता है नहीं भी आए, बट हमें तो पूरा प्रिपेयर्ड होके जाना है, तो हमें कैलकुलेशन पर भी ध्यान देना है। वैसे मैथ्स और रीजनिंग को मुश्किल नहीं आती सीपीओ में, अगर आप सीजीएल से कंपेयर करोगे तो इतनी मुश्किल नहीं आती है, बट फिर भी हमें ध्यान देना है। तो मैथ्स और रीजनिंग दोनों की स्ट्रेटजी सिमिलर सी ही रहेगी, दोनों की स्ट्रेटजी में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। दोनों में ही आपको कोचिंग से पढ़ना है या यूट्यूब से पढ़ना है। यूट्यूब से पढ़ना चाहो, मैंने मैथ्स भी पढ़ा रखा है, मैंने रीजनिंग भी पढ़ा रखा है, कपूर गुरुकुल क्लासेस पर भी और कपूर गुरुकुल के पर भी, प्लेलिस्ट में जाके देख लेना मेरी वीडियो, आपको काफ़ी हद तक अच्छे से समझ में आएगा। चैप्टर वाइज पढ़ना है। मैथ्स के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपको इस समय स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, जो मेजर चैप्टर्स हैं। इन चैप्टर्स को आपने पढ़ना है। आपने पहले यूट्यूब से या कोचिंग से पढ़ा, फिर आपने नोट्स बनाए। देखो, मैंने जब मैं प्रिपरेशन करता था, मैं नोट्स का रजिस्टर बनाता था, ये मेरा मैथ्स का नोट्स का रजिस्टर है। ऐसे सेम मेरे 4 नोट्स के रजिस्टर थे मैथ्स के, टोटल 4 रजिस्टर में मेरा कवर हुआ था। आप एक चैप्टर को आपने पढ़ा कोचिंग से, उसी चैप्टर के नोट्स बना दिए, फिर उसी चैप्टर को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पढ़ना है। मैं पढ़ता था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की किताब से, दिखाता हूँ किस किताब से पढ़ता था। मैंने अपने समय पर ये किताब, इस किताब से पढ़ा था मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। बाकी आपके पास जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की किताब हो ना, नहीं खरीदने की जरूरत नहीं है, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की किताब हो उससे पढ़ लो, नहीं हो तो खरीद लेना। अगर आपके पास अभी तक किताब नहीं है तो मैं आपको लिंक्स दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, खरीद लेना। कोचिंग से पढ़े या यूट्यूब से पढ़े, उसको नोट डाउन करा नोट्स के रजिस्टर में, फिर उसी को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की किताब से प्रैक्टिस करा, सारे सवाल प्रैक्टिस करने हैं। फिर बाद में रिवीजन के टाइम पे जब आप रिवीजन करोगे, एक तो नोट्स का रजिस्टर बहुत काम आएगा, एक साथ में अगर बनाना चाहो तो एक ही रिवीजन का रजिस्टर अलग से भी बना लो। इस रजिस्टर में इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लिखते हो चलो। नहीं भी बनाना चाहो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये सीजीएल सीएचएसएल में थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब सीपीओ में कोई ऐसे उसकी जरूरत है नहीं, सिर्फ इसी के नोट्स के रजिस्टर से भी आपका काम चल जाएगा। बाकी आप जब मॉक टेस्ट लगाओगे ना, उसमें भी आपको कई बार नए टाइप्स देखने को मिलेंगे। मॉक टेस्ट ना किसी भी एक ब्रांड का मत लगाना, 2 अलग अलग ब्रांड्स के मॉक टेस्ट ले लेना ऑल्टरनेट, एक दिन इस ब्रांड का, एक दिन इस ब्रांड का, एक दिन इस ब्रांड का, एक दिन इस ब्रांड का। दिमाग खुलेगा, दिमाग अलग अलग डायरेक्शंस में चलेगा। जैसे मैथ्स के लिए बताया, सिमिलरली ही आपको रीजनिंग के लिए पढ़ना है। रीजनिंग के लिए भी यूट्यूब या कोचिंग, फिर नोट्स बनाने हैं। मैंने बनाए हुए थे, बहुत सारे लोग ये करते हैं कि रीजनिंग के नोट्स नहीं बनाते। ये 2 रजिस्टर थे मेरे रीजनिंग के, मैंने नोट्स बना रखे थे। मैं आपको भी ये कहूँगा कि आप लोग नोट्स बना लेना, उसके बाद किसी भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की किताब से रिवाइज कर लेना, उससे प्रैक्टिस कर लेना। मैथ्स थोड़ा सा रीजनिंग से मुश्किल रहता है, रीजनिंग में स्कोर करना बहुत ईजी है। रीजनिंग में तो 100% मार्क्स स्कोर करना कुछ है ही नहीं, रीजनिंग तो मोस्ट ईजी है। और जो 30 मिनट दिए गए ना, 30 मिनट में रीजनिंग के 50 सवाल आप लोग ईजिली कर सकते हो। मैथ्स में थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा, मैथ्स में थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, कैलकुलेशन इंप्रूव करनी पड़ेगी। रीजनिंग बहुत ईजी है, 30 मिनट में 50 सवाल करना। मैथ्स की कैलकुलेशन पर काम करो। कैलकुलेशन के लिए ये बुक है, अगर आप इस बुक को लेना, ऐसे तो बहुत सारी बुक है मार्केट में। ये क्विकर मैथ्स एमटेरा है, इसमें कैलकुलेटिव सवाल दिए गए हैं, साथ में ट्रिक्स भी सिखाए गए हैं बहुत सारे, तो आपकी कैलकुलेशन इंप्रूव हो जाती है। ये नाम ही यही है इसका, एमटेरा क्विकर मैथ्स। तो क्विकर मैथ्स का मतलब यही है कि चीज़ें तेज़ करनी आपको सिखाई जा रही हैं।
बाकी जहाँ से भी आप लोग प्रैक्टिस करना चाहो रीजनिंग की और कैलकुलेशन की प्रैक्टिस कर लेना। मेन कैलकुलेशन थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो मैंने कोशिश करी है कि सारी चीज़ें डिस्कस करी हैं। बाकी कुछ बेसिक पॉइंट्स का तो ध्यान रखना ही है कि रिवीजन करनी है, डेली रिवीजन भी करनी है, वीकली रिवीजन भी करनी है। हफ्ते में एक दिन सिर्फ रिवीजन और मॉक टेस्ट के लिए रखना है, उस दिन पढ़ाई नहीं करनी। रिवीजन करो, मॉक टेस्ट करो और अपनी लाइफ एंजॉय करो, घूमो फिरो। आपको कंसिस्टेंट रहना है। ये सरकारी नौकरी जो है ना, ये पेशेंस का खेल है, कंसिस्टेंस का खेल है। डेली पढ़ाई करो, बीमार भी हो, कहीं जाना भी है, पढ़ाई डेली करो। एक दिन 1 घंटा कर लो, 6 घंटे नहीं पढ़ पा रहे कोई बात नहीं, 1 घंटा पढ़ लो। बीच में ब्रेक नहीं आना चाहिए, गैप नहीं आना चाहिए। और एक कोई गुरु बनाओ, उस गुरु का ज्ञान लो, उस कभी भी कोई भी दिक्कत आती है उस गुरु से बात करो। प्रॉब्लम्स आएंगी प्रिपरेशन के टाइम पे, उनको शेयर करोगे तो प्रॉब्लम्स कम हो जाएंगी, चीज़ें आसान हो जाएंगी। कोई भी डाउट हो मेरे से पूछ लेना।